जनवरी की एक शाम को एक नौजवान टेविस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और शेरिंग क्रॉस करके ट्रेन की पटरी पर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। ये नौजवान दिखने से अमीर मालूम होता था। लंबी लंबी कलमें, चमकते हुए बाल, बारीक बारीक मूछें गोया सुरमे की सिलाई से बनाई गई हों। बेदामी रंग का ओवरकोट पहने हुए था जिसके काज में शरबती रंग के गुलाब का एक आधा खिला फूल अटका हुआ था। सफेद सिल्क का गुलबंद गले के गिर्द लपटा हुआ था। एक हाथ कोट की जेब में और दूसरे में बैंक की एक छोटी छड़ी पकड़े हुए जिसे कभी कभी वो मजे से आके घुमाता था। ये हफ्ते की शाम थी। भरपूर सर्दी का मौसम था। सर्द और तेज ठंडी हवाएं जिस्म पे आके लगती थी, मगर इस नौजवान पर इसका कुछ असर न होता था। लोग खुद को गर्म करने के लिए तेज तेज कदम उठाते रहते थे, मगर इसे उसकी जरूरत न थी। क्यों ना कि उसे टहलने में बड़ा मजा आ रहा था। इसकी चाल ढलन से टांगे वाले दूर ही से देखकर घोड़े दौड़ाते हुए इसकी तरफ लपटे, मगर उसने छड़ी के इशारे से नहीं कर दिया। एक खाली टैक्सी भी इसे देखकर रुकी, मगर उसने नो थैंक यू कहकर उसे भी टाल दिया। जैसे जैसे वो माल के ज्यादा रौनक हिस्से की तरफ पहुंचता जाता था, उसकी उसकी चोंचली बढ़ती जाती थी। वो मुंह से सीटी बजा के रक्स की एक धुन निकालने लगता। एक दफा जब आसपास कोई ना था, तो उसे ऐसा जोश आया, उसने दौड़कर झूठ मूठ बाल देने की कोशिश की, गोया क्रिकेट का खेल हो रहा हो। रास्ते में वो सड़क आई जो बागे जना की तरफ जाती थी, मगर इस वक्त शाम हो रही थी और इस बाग पर कुछ ऐसी उदासी बरस रही थी कि उसने उधर का रुख न किया और सीधा चेरिंग क्रॉस की तरफ चलता रहा। उसने अपना रुमाल निकाला, जैसे जिसे जेब में रखने की बजाय उसने कोट की बाईं आस्तीन में लटका रखा था, और हल्के हल्के चेहरे पर फेरता कि कुछ कुछ कर जम गई हो तो उतर जा। पास ही घास के एक टुकड़े पर कुछ बच्चे एक बड़ी सी गेंद से खेल रहे थे। वो बड़ी दिलचस्पी से इनका खेल देखने लगा। बच्चे कुछ देर तक उसकी परवाह किए बगैर खेल में मसरूफ रहे, मगर वो जब बराबर तके ही चल गया तो वो रफ्ता रफ्ता शर्माने लगे, और फिर अचानक गेंद संभालकर हंसते हुए और एक दूसरे के पीछे भागते हुए वो घास के इस टुकड़े ही से चले गए। नौजवान की नजर एक खाली बेंच पर पड़ी और वो इस पर आके बैठ गया। इस वक्त शाम के अंधेरे के साथ साथ सर्दी और भी बढ़ती जा रही थी। नौजवान सीमेंट की बेंच पर बैठा अपने सामने गुजरते हुए लोगों को गौर से देख रहा था। इसकी नजर लोगों के चेहरों से कहीं ज्यादा इनके लिबास पर पड़ती थी। बड़े बड़े ताजिर, सरकारी अफसर, लीडर, फनकार, कॉलेजों के तलबा और तलबात, नर्सें, अखबारों के नुमाइंदे, दफ्तरों के बाबू, ज्यादातर लोग ओवरकोट पहने हुए थे। हर किस्म के ओवरकोट, बेशकीमती ओवरकोट से लेकर खाली पट्टी के पुराने फौजी ओवरकोट तक जिन्हें नीलम में खरीदा गया था, पहने हुए थे। नौजवान का अपना ओवरकोट था। वो खासा पुराना, मगर उसका कपड़ा खूब बढ़िया था। फिर वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। उसको देखने से मालूम होता था कि इसकी बहुत देखभाल की जाती है। कलर खूब जमा हुआ था। एक लड़का पान, बीड़ी, सिगरेट का संदूक गले में डाले सामने से गुजरा। नौजवान ने आवाज दी, पान वाला, जनाब, 10 का चेंज है है तो नहीं, ला दूंगा। क्या लेंगे आप? नौजवान लेके भाग गया तो जी वाह, कोई चोर चक्का हूँ जो भाग जाऊंगा? एतबार ना हो तो मेरे साथ चलें। लेंगे क्या आप? नहीं नहीं, हम तो चेंज लेंगे। लो ये इनकी निकल आई। एक सिगरेट दे दो और चले जाओ। लड़के के जाने के बाद वो सिगरेट के कष्ट लगाने लगा। एक छोटी सी सफेद रंग की बिल्ली सर्दी में कांपती हुई बेंच के नीचे इसके कदमों में आकर मियाऊं मियाऊं करने लगी। बिल्ली उछलकर बेंच पर आ चढ़ी। नौजवान ने इसे प्यार दिया और कहा, बेचारी नन्ही सी जान। अब 7 बज चुके थे और वो नौजवान
फिर से माल रोड की पटरी पर गश्त करने लगा। एक रेस्टोरेंट में म्यूजिक बज रहा था। अंदर से कई ज्यादा लोग बाहर थे। इनमें ज्यादातर मोटरों के ड्राइवर, फल बेचने वाले जो अपना माल बेच के खाली टोकरियां लिए खड़े थे, कुछ राहगीर जो चलते चलते ठहर गए थे, कुछ मजदूरी पेशा लोग थे और कुछ गदागर। नौजवान पल भर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। रास्ते में एक छोटा सा बुक स्टॉल पड़ा। नौजवान यहाँ पर रुक गया। कई ताज़ा रिसालों के पढ़ के उसने पढ़े। जहाँ से रिसाला उसने उठाया था, एहतियात से उसे वहीं रख दिया। नौजवान रास्ते में कालीनों की एक दुकान में रुका। उसने कालीन वाली दुकान से कहा, जरा ये ईरानी कालीन दिखाना। वहीं रहे, उतारिए नहीं, यहीं से देख लूंगा। नौजवान ने पूछा, क्या कीमत है इसकी? दुकानदार ने कहा, 1432 रुपए। नौजवान ने अपनी भावनाओं को सुकेड़ा, जिसका मतलब था, ओ इतनी ज्यादा कीमत। दुकानदार ने कहा, आप पसंद कर लीजिए, हम जितनी भी रियायत कर सकते हैं करेंगे। नौजवान ने कहा, शुक्रिया, इस वक्त तो मैं सिर्फ एक नज़र देखने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, शौक से देखिए, आपकी ये दुकान है। 2-3 मिनट के बाद उस दुकान से निकल गया। इसके ओवरकोट के कांच में शरबती रंग के गुलाब का जो आधा खिला फूल अटका हुआ था, वो इस वक्त कांच से कुछ ज्यादा बाहर निकल आया था। जब वो इसको ठीक कर रहा था, तो उसके होंठ पर एक खफीफ और पुरस्रार मुस्कुराहट नमूदार हुई, और उसने फिर अपनी गश्त शुरू कर दी। अब वो हाई कोर्ट की इमारतों के सामने से गुजर रहा था। इतना चलने के बावजूद भी नौजवान को कोई दर्द महसूस ना हुआ, ना कोई थकान महसूस हुई। नौजवान ने शाम से अब तक जितनी भी कश्त के दौरान जितनी इंसानी शक्लें देखी थी, उनमें से किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो ना दी थी। नौजवान ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से इसे कोई सरोकार न था। मगर अभी उसने आधी ही सड़क पार की होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लारी पीछे से तेजी से आ रही थी। इसे रोकते हुए लाड़ी नौजवान को रोकते हुए रेलवे स्टेशन तक निकाल फेंकी। लाड़ी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर भाग निकला। 2-3 जहांगीर जो इस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे, नंबर देखो। मगर लाड़ी हवा हो चुकी थी। इतने में कई लोग जमा हो गए थे। ट्रैफिक का एक इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की दोनों टांगें बिल्कुल कुचल गई थी। बहुत सा खून निकल चुका था। फौरन एक कार को रोका गया और इसे जैसे तैसे डालकर अस्पताल रवाना कर दिया गया। जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा, उसमें अभी रमीक भर जान बाकी थी। इस अस्पताल के शोबा हादसात में असिस्टेंट सर्जन मिस्टर खान और दो नौउम्र नर्सें, मिस शहनाज और मिस गुल ड्यूटी पर थी। जिस वक्त इसे स्ट्रेचर पर डाल के ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था, तो इन नर्सों की नज़र इस पर पड़ी। इसका बेदामी रंग का ओवरकोट अभी तक इसके जिस्म पर था और सफेद सिल्क का मफलर गले में लपटा हुआ था। इसके कपड़ों में जहाँ बजान खून के बड़े बड़े धब्बे थे। नर्स शहनाज ने गुल से कहा, किसी भले घर का मालूम होता है, बेचारा। गुल दबी आवाज में बोली, हूँ बन ठन के निकला था बेचारा। ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं? नहीं, भाग गया। कितने अफसोस की बात है। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर मास्क के निकाब चढ़ाए हुए थे, जिन्होंने इनकी आंखों से नीचे के सारे हिस्से को छुपा रखा था। इसकी देखभाल में मसरूफ थे। नौजवान ने सर में जो तेज खुशबू का तेल डाल रखा था, उसकी कुछ कुछ महक अभी तक बाकी थी।
पट्टियां अभी तक जमी हुई थी। हादसे से इसकी दोनों टांगें टूट चुकी थी, मगर अब इसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफेद सिल्क का गुलबंद इसके गले से उतारा गया। अचानक नर्स शहनाज और नर्स गुल ने वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। उससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती थी। चेहरे जो पीली कैफियत का आईना होते हैं, जुर्मी की नकाब तले छुपे हुए थे, और जुबानें बंद। नौजवान के गुलबंद के नीचे टाई और कलर के से कमीज ही नहीं थी। ओवरकोट उतारा गया तो नीचे से एक फटी पुरानी बुनैन थी, और नौजवान के जिस्म पर मैल कुचैल नजर आ रहे। नौजवान के जिस्म पर मैल की तहें भी खूब चढ़ी हुई थी। जाहिर होता था कि वो कम से कम पिछले 2 महीने से नहाया ही नहीं। अलबत्ता गर्दन खूब साफ थी, और इस पर हल्का हल्का पाउडर लगा हुआ था। स्वेटर और बुनैन के बाद पतलून की बारी आई, और कुछ देर बाद अब बोट और जुराबों की बारी आई। और एक मरतबा फिर मिस नाज और मिस गुल की आंखें दरी की दरी रह गईं। बूट तो पुराने होने के बावजूद खूब चमक रहे थे, मगर एक पाँव की जुराब दूसरे पाँव की जुराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये दोनों जुराबें फटी हुई भी थीं, इस कदर के इनमें से नौजवान की मैली मैली एड़ियां नजर आ रही थी। बिला शोबा इस वक्त तक वो दम तोड़ चुका था। इसका जिस्म संगे मरमर की मेज पर बेजान पड़ा था। इसका चेहरा जो पहले चाहत की सीमत था, कपड़े उतारने में दीवारों की तरफ मुड़ गया। मालूम होता था कि जिस्म और इसके साथ रूह की इस बेरंगी ने इसे खज्जल कर दिया था, और वो अपने हम जिन्सों से आंखें चुरा रहा था। इसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो चीजें बरामदात हुई वो ये थी: एक छोटी सी स्याह कंघी, एक रुमाल, 6.5 आने, एक बचा हुआ आधा सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें नाम और पता लिखा हुआ था, और कुछ इश्तेहारात जो गश्त के दौरान बांटे जा रहे थे। अफसोस के इसकी छड़ी जो हादसे के दौरान में कहीं खो गई थी, इस फहरिस्त में शामिल न थी। नौजवान के मरने के बाद असिस्टेंट सर्जन ने इसे दफना दिया, और नौजवान के सामान को इसके घर वालों तक पहुंचा दिया।